चलें शुरू करते हैं। आपको याद होगा हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की। और उसमें हम 5 तरह की एक्टिविटीज़ समाजी नशोनुमा, जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा, नंबर 3 था ज़हनी नशोनुमा, और नंबर 4 था जिस्मानी नशोनुमा, और नंबर 5 था मजहबी और अखलाकी नशोनुमा। इसमें से हमने पिछले दिन इसकी बात कर ली थी पिछली क्लास में कि समाजी नशोनुमा के लिए आप क्या करेंगे। आज हमारा मौजू होगा जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा। इसमें भी हफ्ते में एक पीरियड आपको मिलेगा, सही है। टोटल इसमें 4 महीने में 16 पीरियड होंगे, तो 16 टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। मैं यहाँ आज की क्लास में सिर्फ टॉपिक बताऊँगा, और इसका भी वही तरीक़ा है कि ये कंडक्ट कहाँ होगा। ये क्लासरूम में भी कंडक्ट हो सकता है पीरियड, इसको आप ऑडियो विजुअल रूम में ले जाके भी कंडक्ट करा सकते हैं। इसी तरह इसको आप मैदान के अंदर भी कोई एक्टिविटी करा के इसका पीरियड कंडक्ट कर सकते हैं। बाहर ले जाने की ज़रूरत पड़े तो बाहर भी ले जा सकते हैं। मतलब ये कि आइए बैठो, कि ये कंडक्ट कैसे होगा ये भी डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, और मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा। मोड ऑफ टीचिंग के अंदर मैंने कहा कि लेक्चर भी हो सकता है क्लासरूम में, कोई मुज़ाकरा भी हो सकता है क्लासरूम में, कोई रोल प्ले भी हो सकता है, ड्रामा भी करा सकते हैं आप क्लासरूम में, ठीक है। कोई चार्ट बनाने का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ टीचिंग भी आपको अपने लिहाज से और टॉपिक के लिहाज से जज करना है, और ये कंडक्ट कहाँ होगा, क्लासरूम में होगा या बाहर होगा, ये भी आपको टॉपिक के लिहाज से जज करना, खुद से सोचना। हर पीरियड को मैं एक क्लास जो है वो ले लूँगा, रिकॉर्ड कर दूँगा एक क्लास, ताकि जो है वो आपको पता चल जाए कि क्या इसका मोड होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही टॉपिक आपको वैसे ही हर क्लास में पढ़ाना है, नहीं, पहली में कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और, 5वीं के लिहाज से कुछ और, 8वीं के लिहाज से कुछ और। टॉपिक वही होगा लेकिन पढ़ाने का अंदाज़, मटेरियल मुख्तलिफ होगा। तो आज हम बात करेंगे जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा। इसके 16 टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। 16 टॉपिक मैं हर हफ्ते के लिए मैंने एक टॉपिक जो है वो मुंतखब किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना है कि जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये बहुत अहम पहलू है। इंसान अपने अंदर टूट रहा है, अपने अंदर मजबूत हो रहा है, अपने अंदर मुतमईन है, अपने अंदर गमगीन है, अपने अंदर हार मान चुका है, अपने अंदर बहादुर है। ये डिपेंड करता है इस एहसास
का इन्हिसार इस बात पे होता है कि वो तरक्की करेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, बाद बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, मेंटली दिमाग बहुत तेज़ काम करता है उनका, लेकिन वो जज्बाती तौर पर डैमेज होते हैं फैमिली की वजह से, घर वालों की वजह से, खुद अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर वो अंदर से डैमेज होते हैं। उनमें गुस्से का रुझान बहुत हो जाता है, उनमें ख़ुद की तज़लील को महसूस करने का रुझान बढ़ जाता है, या ख़ुद को बहुत ही आला और अरफा हस्ती समझने लगते हैं। इस तरह की बेशुमार नफ्सियाती मसाइल बच्चों के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। डिप्रेशन है इसमें बहुत ख़ास, ठीक है, एहसास कमतरी है इसमें बहुत ख़ास, ठीक है, और नाउमीदी है इसमें बहुत ख़ास, सेल्फ़ डिस्ट्रक्शन है, ख़ुद को तबाह करने की आदत बच्चा जो है वो बजाय इसके कि फ़ाइट करे वो ख़ुद को तबाह कर लेता है, ख़ुद को जो है वो डीवैल्यू करना शुरू कर देता है। तो ये जो इंटरनल उसकी कैफियत होती हैं, जो वो असल में इंसान है, सही है, उसका स्ट्रॉन्ग होना और उसका मजबूत होना, उसका मीनिंगफुल होना, उसका पुरुमीद होना, उसका खुश होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम बच्चों को तालीम के अमल से गुजार रहे हैं, उनको ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और उनकी नफ्सियात पर और उनकी जज्बियाती कैफियत को हम मेंटेन करने के लिए उनको तालीम नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो शायद बहुत अच्छे मैथमेटिशियन तो हों, लेकिन वो ज़िंदगी के आखिरी दौर में किसी पागल खाने में मिलेंगे आपको, वो हैंडल नहीं कर पाए ज़िंदगी के मामूलात को, ज़िंदगी की मुश्किलात को वो हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है, और नफ्सियाती मरीज़ हो गए, फैमिली को हैंडल नहीं कर पाए, बच्चों को हैंडल नहीं कर पाए, वालिदैन को हैंडल नहीं कर पाए, समाज जो कुछ उनको कह रहा था, बता रहा था, उसको हैंडल नहीं कर पाए, सोशल मीडिया को हैंडल नहीं कर पाए। आज के दौर में ये भी बहुत बड़ा वो है, डालमिया है कि सोशल मीडिया को हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है, फेसबुक पे बैठते थे, बैठते दिमाग जो है आउट हो गया, कचरा बन गया, सही है, उनमें रेजिलियंस नहीं थी, उनमें अपनी बात तक महदूद रहने की एबिलिटी नहीं थी, ठीक है, या वो तन्हाई जो उनको चाहिए, हर शख्स को तन्हाई चाहिए, ज़रूरत है उसको कि वो तन्हा रहे, लेकिन वो तन्हाई से गायब हो गया और सोशलोजी और सोशल सिस्टम में ऐसा गंभीर फंस गया कि उसकी ज़ात जो है वो मुतासिर हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक शख्स की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होती हैं। इन सब की जो तरबियत है, यानी वो जो अंदर इंसान है वो स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बच्चों की जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है, ठीक है। नशे में चले जाते हैं बच्चे, सही, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा उनके साथ होता है नफ्सियाती जज्बाती कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते और नशा करने लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो पहले साइकोलॉजिकल थी वो फिज़िकल बीमारियों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इसको स्कूलों को ख़ास तौर पर इसे देखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को जब पढ़ाएँ तो उसकी जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा का ख़याल रखें। हम 16 हफ्ते का एक कोर्स यहाँ डिफाइन है, तो 32 हफ्ते का कोर्स, क्योंकि पहले सेमेस्टर में 16 टॉपिक होंगे और अगले सेमेस्टर में 16 टॉपिक होंगे। तो मैं आज की क्लास में सिर्फ 16 टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। पहला जो टॉपिक है, पहला जो 4 टॉपिक हैं उसके लिए एक हेडिंग है बड़ी, वो है इमोशनल या इमोशंस। यानी हर 4 टॉपिक को मैंने एक मौजू करार दिया है, यानी 4 क्लासेस एक मौजू पे होंगी, उसके झेल में अलग अलग मौजू होंगे, लेकिन वो सब इसी से रिलेट करते होंगे, ठीक है। तो पहला जो आपको टॉपिक पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, वो उनकी इमोशंस। पहले दिन जो आप उनको पढ़ाएंगे वो है इमोशंस। और हमारे पास टोटल जो है वो 8 टाइप के इमोशंस होते हैं बुनियादी तौर पर।
यानी बुनियादी तौर पर 8 इमोशन हैं, फिर उनसे ही आप अलग अलग इमोशन जो है वो डिस्कस करते हैं। ये इमोशन का एक व्हील है पूरा, अगर आप उस पूरे व्हील को स्टडी करें तो वो तकरीबन 100 से ज़्यादा इमोशन जो है वो उस व्हील में आ जाते हैं। लेकिन उस व्हील का जो सबसे बुनियादी ढांचा है इमोशंस का, वो 4 टाइप के इमोशन हैं, 8 टाइप के इमोशन हैं। उनमें से 4 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। ठीक है, जैसे पहले दिन आपको बच्चों को पढ़ाना है अपने इमोशंस के बारे में कि आया वो हैप्पी हैं एंड सैड। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसका जो बिहेवियर है, यहाँ थोड़ा सा आपको इमोशंस पढ़ाते हुए ये बात बतानी है शुरू में कि हमारा जो भी बिहेवियर होता है, जो हमारा बर्ताव होता है लोगों के साथ, उसके पीछे कोई ना कोई इमोशंस होते हैं और उन इमोशंस के पीछे थॉट्स होती हैं। ठीक है, यानी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? थॉट्स से, सोच से। वो सोच पैदा करते हैं क्या? इमोशंस, जज्बात, और उन जज्बात के नतीजे में हमारा क्या आता है? बिहेवियर। ठीक है, जैसे एक बच्चा ये सोच रहा हो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है फैमिली में, कोई कदर नहीं करता उसकी। ठीक है, ये उसका सोच है। इस सोच से उसके अंदर जो इमोशंस पैदा होंगे वो सैडनेस के पैदा होंगे, वो सैड होगा, अफसुर्दा होगा। ठीक है, अच्छा, इस अफसुर्दा इमोशन के बाद जब वो रद्दअमल करेगा, वो रोएगा, सही है, वो कमरे में अलग जाके बंद हो जाएगा। अब ये रद्दअमल है, ये बिहेवियर है। तो जो बिहेवियर होता है उसके पीछे क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं, और इमोशंस के पीछे क्या होते हैं? थॉट्स होते हैं। बच्चों को हमें ये बताना है कि जब आप किसी बिहेवियर को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पहले जज करें कि इस बिहेवियर के पीछे इमोशन क्या है, तलाश कर लें इमोशन कौन सा है, फिर उस इमोशन के पीछे थॉट्स क्या है। ठीक है, ये अगर बच्चे इस तरह ट्रैक पर जाकर अपनी थॉट्स को टटोलना शुरू कर दें तो आप हैरान होंगे कि अगर सिर्फ ये आइडिया हो जाए ना कि मेरा ये जो बिहेवियर है इसके पीछे ये इमोशन था और इस इमोशन के पीछे ये थॉट थी, 50% कैथारसिस हो जाता है। कैथारसिस का मतलब ये होता है कि आप जो अनकंट्रोल्ड पर्सनैलिटी होते हैं वो कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। 50% आपका जो मसला है वो हल हो जाता है ये पता चलने से ही कि असल में इमोशंस क्या थे और असल में इसके पीछे थॉट्स क्या थे। तो पहला जो इमोशन के झेल में पहला पीरियड है वो आपको बच्चों को बताना है हैप्पी एंड सैड के बारे में, कि खुशी के जज्बात क्या हैं और अफसरदगी के जज्बात क्या हैं। उसके बाद अगला जो दिन है वो एंग्री एंड फेयर है। ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, गुस्सा और इसके अपोजिट चीज़ क्या होती है? फेयर। तो अब इसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है डिपेंड करता है हालात के ऊपर। और तीसरा है ट्रस्ट एंड डिस्गस्ट। ट्रस्ट एंड डिस्गस्ट, ये हमें तीसरे दिन पढ़ाना है और चौथे दिन हमें पढ़ाना है एंटिसिपेशन एंड सरप्राइज। एंटिसिपेशन एंड सरप्राइज। ठीक है, जब ये मैं आपको एक क्लास जब लूँगा इमोशंस की तो आप सबको एक पेज दूंगा जिस पे ये सारा इमोशन का एक पूरा व्हील जो है वो डिफाइन होगा।
ठीक है, वीडियो भी हम बना लेंगे इसकी, ताकि एक पूरी बात जो है वो सब बच्चों के सामने आए। यानी हैप्पी से फिर और इमोशन निकलते हैं, ठीक है, मतलब स्माइल है, और खुश होने के लिए लाफिंग है, ठीक है। आप अगर हंस रहे हैं तो आपको पता है भाई ये जो मैं बिहेवियर हंसने का कर रहा हूँ इसके पीछे कौन से इमोशंस है, मैं हैप्पी हूँ। अच्छा, उस हैप्पी होने की वजह क्या है, ये मेरी थॉट्स हैं। ये सब बच्चों को हमें समझानी है। सिर्फ समझा देना ही बहुत मुफीद होगा, सिर्फ समझा देना है, सही है। अगर हम सिर्फ बता देना बच्चे, क्योंकि देखें अक्सर औकात तो मतलब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता चलता उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, वो क्यों इतने अपसेट हैं, कि अपसेट होने की क्या वजह है, ठीक है, या जो बिहेवियर वो पेश कर रहे हैं अजीब व गरीब किस्म का, उसकी वजह क्या है, वो बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते। और फिर वालिदैन और दूसरे लोग और असातिज़ा उसको दूसरा नाम दे के उनको हर्ट करते हैं, ठीक है। उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको सलूशन नहीं मिलता। यानी हम ये चाह रहे हैं कि एक बच्चा जो पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक स्कूल में मौजूद हो, वो अच्छा खासा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडर हो, उसको अपने नफ्स के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका उसे बेसिक आइडिया हो, सही है। उसे ये पता हो कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और उसे उसका इलाज भी पता हो। हाँ, इलाज के लिए उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो किसी काउंसलर के पास जाए, उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन के पास जाए, लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर वो जानता हो कि उसके साथ असल में मसाइल क्या हैं। अगर वो उन मसाइल को ख़ुद हैंडल कर सकता है, हल कर सकता है, तो उस तरफ तवज्जो दे। अगर वो ख़ुद हल नहीं कर सकता तो फिर वो किसी से राय ले। तो ये इमोशंस हमें पहले महीने में पढ़ाना है, ठीक है। पहले महीने की 4 क्लासेस सारे टाइप के इमोशंस, ठीक है। जब वो व्हील हम हर बच्चे को व्हील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं वीडियो में व्हील भी साथ लगा देता हूँ, आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको व्हील दिख रहा होगा, बड़ा करके देखिएगा, उसे आइडिया होगा कि व्हील में क्या चीज़। तकरीबन 100 से ज़्यादा इमोशंस इन 8 इमोशंस के अंडर में डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। हम उसको उर्दू में भी कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेट करें, ताकि बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकें। एंग्री, फेयर समझ में आता है, ट्रस्ट एंड डिस्गस्ट समझ में आता है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, आपको भरोसा होता है, एतमाद होता है। और डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है, आपको किसी पे भरोसा नहीं होता, हर आदमी को आप शक की निगाह से देखते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्गस्टिंग आपकी पर्सनालिटी होगी, आपको किसी चीज़ में सुकून नहीं है, हर चीज़ से आप गैर मुतमईन हो, सही है। हर चीज़ आपको लग रही है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसके पीछे इमोशंस आपका डिस्गस्टिंग इमोशन होता है। इसी तरीके से एंटिसिपेशन एंड सरप्राइज़, यानी सरप्राइज़ का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि चीज़ें अचानक हो गई हैं आपके साथ, और एंटिसिपेशन का मतलब चीज़ें स्मूथली हो रही थी, आपको उसका अंदाज़ा था कि ये चीज़ें जो है वो इस तरह से हो रही थी, अचानक नहीं हुई, कंटिन्यूसली चलते चलते होती थी। तो ये 4 टॉपिक होंगे आपके पास पहले महीने के, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो महीना है जिसमें आपको बच्चों की नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा के लिए टॉपिक लेने हैं, उसका जो बेसिक मौजू है वो है रिजिलियंस। रिजिलियंस का मतलब होता है बर्दाश्त, ठीक है। मुश्किल हालात में आपका मुदाफ़ियती निज़ाम काम कर रहा है, सही है। मुश्किल हालात आ गए ज़िंदगी में, घर में किसी का इंतकाल हो गया, मुश्किल हालात। अब आपका जो लाइफ होती है, बॉडी होता है, आपकी जो साइकी होती है, उसे रिजिलियंस पेश करना होता है। आप दोस्तों में बैठे हैं, सब सिगरेट पी रहे हैं, आपको भी सिगरेट पीने पर मजबूर किया जा रहा है, तो क्या आप रिजिलियंस करेंगे, दिफा करेंगे, सही बर्दाश्त के लिए आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है कि आप रुक सकें। समझ में आ रही बात आपको, मतलब आपको पसंदीदा खाना है, मिसाल के तौर पर
चिकन, और आपको ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें डॉक्टर ने कह दिया अगर आपने एक चिकन का लुक़मा भी लिया तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब आपके सामने चिकन रखा हुआ है, भुना हुआ बड़ा ज़बरदस्त डिशेज में, आप क्या रिजिलियंस पेश कर सकते हो? रोक सकते हो अपने आप को? अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पर आप कोई हद लगा सकते हो? इस सब बातों को आप क्या कहते हैं? रिजिलियंस। हर बच्चे के अंदर आपको रिजिलियंस डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए से वो बुराइयों के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, वो अपनी ख्वाहिशात पर पाबंदियाँ लगाता है। क्योंकि ख्वाहिशात तो मुज़ोर होती हैं ना, वो तो पूरी नहीं होती कभी। एक ख्वाहिश पूरी करो, दूसरी शुरू करो, तीसरी शुरू, तो उसको कहीं रिजिलियंस पेश करना होता है। हम बच्चों को कहते हैं ना भाई थोड़ा कंट्रोल करो। हर बच्चा घर के अंदर बैठा हुआ कुल्फ़ी वाला जा रहा है तो उसकी ख्वाहिश होती है कुल्फ़ी ले ले, फिर समोसे वाला जा रहा है तो ख्वाहिश होती है समोसा ले ले, फिर गुड़िया के बाल वाला जा रहा है तो उसकी ख्वाहिश होती है वो ले ले, फिर आइसक्रीम वाला जा रहा है आइसक्रीम। तो आप कैसे उस बच्चे को ये कहेंगे कि भाई कुछ कंट्रोल करो, तुमको अपनी ख्वाहिशात को दबाना है, हर मामले में रिजिलियंस पेश करना है। तो जब बच्चा अपने ऊपर कंट्रोल करने के काबिल हो जाता है, हम कहते हैं यस अब ये बच्चा ज़िंदगी में कुछ दबाना चीज़ें करेगा क्योंकि ये कंट्रोल्ड है, ये रिजिलियंस पेश कर सकता है। ये है मौजू रिजिलियंस का। इसमें पहले दिन जो आपको रिजिलियंस पर बात करनी है, उनको यही समझाना है कि व्हाट इज़ रिजिलियंस। ठीक है, हम जैसे अपने छोटे बच्चों को, जब हम बच्चे छोटे थे तो उनको बाज़ाब्ता जो है वो ट्रेनिंग देते थे कि भाई हम आपको गुदगुदी मचाएंगे और आपको बर्दाश्त करना है, हंसना नहीं। तो वो गुदगुदी मचाते थे तो वो हंसते नहीं थे। तो ये एक ट्रिक होती है बच्चों को ये समझाने की कि आपको रिजिलियंस कैसे पेश करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो हम बाहर लेके जा रहे हैं उनको मार्केट के अंदर, मार्केट में आपको पता है वो गुब्बारे बेचने वाले गुब्बारा पकड़ा देते हैं बच्चों को, फिर वो पैसे देने पड़ते हैं। तो बच्चों को हमने ये समझा दिया था कि भाई आपको जो बात लेनी है वो मार्केट में नहीं लेनी, आप हमसे पहले बोलोगे फिर हम दिलाएंगे आपको। खुद से अगर आपने कहा ये दिला दो वो दिला दो तो वो नहीं दिलाएंगे। वो ट्रेनिंग मतलब आपको बच्चों को देनी पड़ती है। तो उनको पहले ये बताना पड़ता है व्हाट इज़ रिजिलियंस। रिजिलियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर लाइफ में। रुकना होता है कहीं, चाहिए किसी जगह पर आपको हद बांधनी होती है, अपनी ख्वाहिशात और दिल की चाहत उसको बांधने के लिए। अगर आप ये नहीं बांधेंगे तो नतीजा क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। जिस्मानी सेहत तबाह, ठीक है, दिमागी सेहत तबाह, और फिर जो आपकी डिमांड्स होती हैं सोसाइटी से, लोगों से, खुदा से, इवन खुदा से डिमांड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ट्रस्ट लेवल आपका कम होता जा रहा है क्योंकि आप किसी जगह पे रुक नहीं रहे, आप किसी मुकाम पर अपने आप को रिजिलियंट नहीं पेश कर रहे। पहला क्लास में हमें ये बच्चों को बताना है कि रिजिलियंस क्या होती है। दूसरी क्लास में बताना है कॉपिंग स्ट्रेटजी। कॉपिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? यानी जब आपको बर्दाश्त करने के लिए कहा जा रहा है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अब आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं, कुछ ऐसी हिकमत अमलियाँ हैं जिससे आप उसको रोकने के काबिल होते हैं, उस एहसास को, उस शिद्दत को, उस ख्वाहिश को। ठीक है, तो कैसे निपटा जा। गुर्बत आ गई घर में, तो ऐसा हालात हो गए कि गुर्बत आ गई। अब गुर्बत आ गई तो उसको भी आपको बर्दाश्त करना होगा ना, या आप रोने शुरू कर दें, धाड़े मारने लगें और जो है वो ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट कर लें, चलो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, ये हालात मुझसे बर्दाश्त के काबिल हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इसलिए मैं ख़ुदकुशी कर लेता हूँ, भाग गए घर छोड़। सही है, कुछ और अटैम्प्ट कर लिया ऐसा जो सही है, मतलब किसी से इश्क हो गया और इश्क के जज्बा इतना इम्प्रूव हो गया कि वो उसने जैसे ही आपको इग्नोर करना शुरू किया, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आपने उठाया और कोई चूहे मार दवाई पी ली पूरी, तो रिजिलियंस नहीं था आपने। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार की जाएं? हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जब उसे
किसी इमोशनल हिट के नतीजे में जब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही हो कोई चीज़, तो वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करे कि जिससे वो उस प्रॉब्लम को, उस जज्बात की उस शिद्दत को, उस ख्वाहिशात की शिद्दत को, उस मसाइल की शिद्दत को वो रेजिलिएट कर पाए, वो उसको रोक पाए। ये हमें दूसरे हफ्ते में बतानी है बच्चों को। ठीक है, उसके बाद तीसरे हफ्ते में हमें उनसे तकाज़ा करना है कि इसी कॉपिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है ग्रोथ माइंडसेट। हर वक्त बच्चा अगर ये सोचता रहे कि चलिए आगे बढ़ते हैं, हर लम्हे पर जहाँ उसको पता चल जाए कि अब इसका कोई हल नहीं है, उसके बाद उसका जहन क्या होना चाहिए? दो जहन होते हैं, आओ खुदकुशी करते हैं, आओ फरार इख्तियार करते हैं, आओ अपने आप को तबाह कर लेते हैं, आओ दुनिया को बता देते हैं कि आपको कितना दुख है। एक ये तरीक़ा होता है। और दूसरा स्टेप होता है पॉजिटिव। क्या? चलो अब क्या कर सकते हैं, चलो ये तो हो गया, इसके बाद क्या किया जाए, चलो बेहतरी के क्या ऑप्शन मिल सकते हैं, चलो इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, चलो इसकी शिद्दत को कितना कम कर सकते हैं, चलो ऐसी क्या सोचें कि जिससे हमारा एक्शन रोज़मर्रा का मुतासिर ना हो। इसको आप कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। हर बच्चों को समझाना होता है, नाउमीदी के बजाय उम्मीद को कैसे आप देख सकते हैं। सही है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई के बजाय यहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू हुई, उसे कैसे देखा जा सकता है। ये मौजू है ग्रोथ माइंडसेट। हमें अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट के फ्रेमवर्क में फ़िट करना है, क्योंकि जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में नाउमीदी बहुत, डिज़ास्टर्स बहुत हैं, उस माशरे के प्रॉब्लम बहुत हैं। ठीक है, ऐसे माशरे में अगर नाउमीदी वाला जहन परवान चढ़ाया जाए तो लोग अपना पोटेंशियल सही यूज़ नहीं करेंगे, गलत यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने उसमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बच्चों की तवज्जो रखी, उन्हें पता हो कि ये मसला हो गया है, सही है, मेरे पास ये स्ट्रेटजीज़ हैं, ये स्ट्रेटजी पर आएगा कब बच्चा? जब उसका माइंडसेट क्या हो, इसको पहले होना चाहिए और इसको बाद में होना चाहिए। पहले साइकोलॉजिकली बच्चों को नाउमीदी से उम्मीद की तरफ कि अब हम क्या कर सकते हैं, बेहतरी क्या की जा सकती है, इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है। ये तीसरा दिन होगा। और नंबर 4, ओवरकमिंग एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब ये होता है कि सख्त मुश्किल हालात हैं, सही है, सख्त मुश्किल हालात, तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई और आदमी बीमार पड़ा हुआ है, वो ओवरकम कैसे करेगा इस एडवर्सिटी को, इस मुश्किल हालात पर काबू कैसे पाया जा सकता है। देखा जाए तो ये सब एक ही मौज़ूआत हैं। सबसे पहले रेजिलियंस, कि आपके अंदर बर्दाश्त का इंतहाई दर्जे का मादा होना चाहिए। आप अपने अंदर रेजिलियंस को पैदा करें, हर चीज़ से डाउन नहीं हो जाए, हर चीज़ आपको तोड़ ना डाले। ठीक है, फिर उसको कैसे आप कोप कर सकते हैं, उसका सामना कैसे कर सकते हैं, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। आप हर लम्हा ये सोचें कि बेहतरी क्या की जा सकती है, इसमें से कैसे निकला जा सकता है, और जो मुश्किलात हैं उस पर आप कैसे काबू पा सकते हैं। ये देखा जाए तो ये एक ही मौजू है जो
पूरे महीना आप पर सवार होगा। बच्चे भी बार बार इसको सोच रहे होंगे, कोई ऊपर करते हैं कोई नीचे करते हैं, पहली बात कोई करते हैं दूसरी बात कोई करते हैं। इसको हम जब वीडियो बनाएंगे तो इसमें मैं इसकी सीरीज़ मेंटेन कर दूंगा आपके साथ कि पहला टॉपिक क्या होगा, दूसरा पहला टॉपिक तो यही होगा रेजिलियंस। लेकिन ये जो मुझे लग रहा है ग्रोथ माइंडसेट, इसको कहाँ आना चाहिए ऊपर, और कोपिंग स्ट्रेटेजी को कहाँ आना चाहिए सबसे आखिर के अंदर। तो ये था जनाब आपका दूसरा महीना। ठीक है, हमने कोशिश की है इस सिलेबस में कि जज्बाती और नफ्सियाती नशोनुमा के सारे पहलुओं पर हम बच्चों से बात करें। शायद हल पेश तो ना कर पाएँ कि हल क्या है इसका, लेकिन कम से कम उनसे बात की जाए, इस मौजू को मौजू बनाया जाए। सही है, यानी एक बच्चा जो मेरे पास स्कूल में ढीठ बन गया हो, रोज़ पिट रहा हो, सही है, और उसे पता नहीं चल रहा हो कि हो क्या रहा है उसके साथ, वो बच्चा भी तन्हाई में बैठकर एनालाइज कर पाएगा यार ये रोज़ का मसला क्यों है, इसके पीछे क्या चीज़ ऐसी है जो हो रही है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तीसरी क्लास चौथी क्लास का बच्चा भी अगर किसी अलमिया का शिकार हो रहा है, पर्सनैलिटी डैमेज हो रहा है उसको, तो उसकी वजूहात के बारे में उसको हल्का फुल्का अंदाज़ा हो, तो मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे वालिद जो है उनका बिहेवियर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये तो पता चल गया हो रहा है, उसके बाद फिर मैं इसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ, इसको कॉप कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, इसके लिए बर्दाश्त का अपना मादा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकता हूँ कि मेरी जो रेजिलियंस की एबिलिटी है वो बढ़ जाए। पहले मैं अपने अब्बा की एक बात नहीं सुन रहा, अब मैं 4 बातें भी सुन रहा हूँ, इसलिए कि मेरा माइंड क्या है, मुझे ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अगर मैंने ग्रोथ माइंडसेट हाथ में नहीं लिया मैं तबाह हो जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। एक दिन आएगा कि मैं घर से चला जाऊँगा, छोड़ दूँगा, फरार इख्तियार कर लूँगा। ये सब बातें 5वीं 6ठी 4थी के बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए। इवन ये कि जब वो 9वीं और 10वीं में आए तो उनकी जो ज़िंदगी के दूसरे मामूलात शुरू हो रहे हैं, जिसमें सेक्स शामिल है, जिसमें मोहब्बत शामिल है, जिसमें लाइफ का बर्डन लेना शामिल है, जिसमें लड़कों को पैसे कमाने की कोशिश करनी है, वो बर्डन शामिल है। तो जब वो 5वीं 6ठी में अंडरस्टैंड कर लें और यहाँ इस उम्र में आए, बलूगत के मराइल से गुजरें, दीगर चीज़ें उनके सामने आए, तो फिर वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ रेजिलियंस शो कर पाएँ, खड़े रह पाएँ, टूटे नहीं, बर्दाश्त का मादा उनके अंदर बहुत हाई लेवल का हो, और वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की उनमें एबिलिटी। ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं करा तो अच्छा खासा माइंडसेट, अच्छा खासा दिमाग, मैथ में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन क्या हुआ भाई, वो मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब हमारे यहाँ एक बच्ची का वाक़या हमने आपको पहले भी बताया होगा, इतनी पढ़ने में तेज़ बच्ची, उसका ग्रेड भी ए आया, ठीक है, खूबसूरत भी बहुत थी। वो किसी गली के मोहल्ले में पिछले 2 गलियों पीछे कोई लड़का रहता था, उसने उसको प्रपोज़ किया, और प्रपोज़ के अंदर वो उसका बर्दाश्त जो था वो ख़त्म हो गया, रेजिलियंस आउट हो गई उसकी, और वो भाग गई उससे तो, और शादी कर ली उससे। शादी करने के बाद वापस आई, आप उस बच्ची को जाके देखें, उसका वो हशर हुआ है, मतलब ये कि हद से ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, इसलिए कि वो शौहर कमाने वाला नहीं है, गुटखा खाता है, पान खाता है, और छोटा सा घर है, फैमिली। अगर वो रेजिलियंस शो करती और थोड़ा सा उसको कंट्रोल होता, उसको अपने जज्बात को कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक लेके नहीं जाना है, ग्रोथ माइंडसेट उसके जहन में होता, तो वो क्या करती, रोकती, पढ़ती, किसी अच्छी जगह शादी करती, इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, किसी अच्छी जगह उसकी शादी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि आपने उसको मैथ तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, फिज़िक्स बहुत अच्छी पढ़ाई थी, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन आपने उसका जो कैरेक्टर था, उसकी जो साइकी थी, उसको आपने कभी काम ही नहीं किया उसके ऊपर। नतीजा क्या निकला कि अच्छा खासा जहन होने के बावजूद वो लाइफ के उस स्टेज पर जहाँ पर उसे रेजिलियंस शो करनी थी, वो हार गई, और हार के उसने ऐसे गलत फैसले कर लिए जिसके नतीजे सारी ज़िंदगी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गए। ठीक है, ये था आपका दूसरा हफ्ता। उसके बाद अब हम आ रहे हैं तीसरे हफ्ते में।
तीसरे हफ्ते में मौजू है सोशल स्किल एंड रिलेशनशिप। ये थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसे हमने ये वाला चीज़ें नोट की थी, लेकिन इसमें हम उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, साइकी है, उसके अंदर क्या बदलाव लेकर आना है कि वो समाजी तौर पर एक भरपूर ताल्लुक़ निभाने वाला, एक भरपूर शख्सियत के तौर पर जो है वो पेश हो। उसको इंटरनली कैसे आपको बिल्ड करना है, वो हमारा यहाँ का मौजू है। इसमें हम पहले दिन पढ़ाएंगे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, बात कैसे की जाए। ठीक है, बात कैसे की जाए का एक पहलू ये होता है कि पब्लिक में तकरीर कैसे की जाए। ठीक है, ये बिल्कुल समाजी हो गया। लेकिन जब आदमी अपने तौर पर ये कहता है कि मुझे बात करनी है लोगों से, मुझे अपने ख़यालात का इजहार करना है, फिर उसको हमें ये सिखाना होता है कि क्या तरीक़ेकार हो, कौन से लफ्ज़ हों, कौन सा लहजा हो, कॉन्फिडेंस का कितना लेवल हो आपका। ठीक है, कहाँ बात करनी है और कौन सी बात कहाँ करनी है, ये मसला होता है बच्चों के साथ। बात बेमौका कर देते हैं, जब बात करनी है जब नहीं करते, पीछे कमरे में जाके अम्मा से कह रहे होते हैं, और वही जब बात करनी थी सबके सामने हो रही थी, जब क्यों नहीं। तो ये स्किल बच्चों के अंदर डेवलप करनी है कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल हो, रो ना जाए वो बात करते हुए। हमारे यहाँ तो या तो रो जाते हैं या लड़ जाता है, दो तरीके हैं बात करने में। या तो रो के बात करेंगे अब्बा से, अम्मा से, या किसी से भी मजलूम बन के, या फिर लड़ के बात करेंगे। नॉर्मल तरीक़े से बात कैसे की जाती है, ये सब आएगा कम्युनिकेशन स्किल में। अल्फाज का चुनाव, जुमलों का चुनाव, आपकी आवाज़ कितनी ऊपर नीचे होनी चाहिए, आपके चेहरे के तासुरात क्या होने चाहिए, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। ठीक है, ये हमें बच्चों को करानी है। उसके बाद अगला टॉपिक होगा बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। इस पे हम बात करेंगे अगले दिन, और उसके बाद बात करेंगे एम्पैथी एंड कंपैशन। ये पहले भी हमने जब समाजी नशोनुमा पढ़ा रहे थे उस वक्त बात की थी। यानी आपके अंदर हमदर्दी हो, इसार हो, ठीक है, दूसरों के लिहाज से आप सोच पाते हो, इसे कहते हैं एम्पैथी। यानी दूसरा आदमी कहाँ खड़ा है, उसकी जगह पर खुद को रख कर आप महसूस कर पाएँ। ठीक है, और कंपैशन का मतलब ये है कि इस सिलसिले में अब जो आप कर सकते हैं उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए, वो एक्शन कंपैशन कहलाता है। चौथा जो पॉइंट होगा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्या मतलब होता है, कन्फ्लिक्ट हो गया, तनाज़ा हो गया, तो उस तनाज़े को कैसे निपटाया जाए। ठीक है, हमारे यहाँ ये इंसानी शख्सियत पर इस सलाहियत के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। सही है, हर बच्चे से पूछिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स बताइए
कि जो आपको मुतासिर कर रहा हो तो बताना शुरू कर देगा आपको। हम में से हर शख्स की ज़िंदगी में एक शख्स है जिसने उसकी नफ्सियात को डैमेज किया है। सोशली वो दोस्त भी हो सकता है, वो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है, वो लवर भी हो सकता है, मोहब्बत करने वाला भी हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हुई हुई होती है। इसके पीछे ये होता है कि आपका सोशल स्किल और रिलेशनशिप का जो अंदर का आदमी है वो ट्रेन नहीं है। उसे खुद को ट्रेन करना होता है कि वो सोशली डैमेज ना हो, वो बात करने वाला हो, ठीक है। वो बात के दौरान या ताल्लुकात के दौरान जब कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसमें इतनी अहलियत हो कि वो उसको रिज़ॉल्व करना जानता हो। सही है? अच्छा, अगर रिज़ॉल्व नहीं हो सकता तो उसमें रेजिलियंस हो, फिर बर्दाश्त करना जानता हो। दो ही बात है ना, अब्बा बदल नहीं सकते आप, अब्बा की नेचर भी नहीं बदल सकते आप। तो जब आपने पहले कोशिश की कन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने की, नहीं हुआ, तो फिर आपके पास क्या चीज़ बचती है? रेजिलियंस बचती है। अब आपके अंदर बर्दाश्त का इतना मादा पैदा कीजिए कि आप उससे सह जाइए, सही है, उसे नज़रअंदाज कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सारा एक पैकेज है पूरा, पर्सनैलिटी पैकेज जो आपको बच्चों को देना है। हम 100% तो शायद किसी को ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम बात तो शुरू की जाए, कम से कम बोला तो जाए क्लासरूम के अंदर, इसको डिस्कस, इसको मौजूद बहस तो किया जाए, ताकि हर बच्चा इस एहसास के साथ, इस वाक़यात के साथ, जो कुछ उसके साथ समाज कर रहा है, समाज में जो कुछ वो कर रहा है, उसको वो अंडरस्टैंड कर सके, उसको वो कहीं टैकल कर सके, उसमें कहीं अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो रिजिलियंस का लेवल अपना बढ़ा सके। ये हमारा मकसद है इस तीसरे महीने का। तीसरा महीना था ये, तीसरा था। तो ये तीसरे महीने के 4 टॉपिक, मुझे यहाँ 1 2 3 4 लिखने के बजाय लिखना चाहिए था 9 10 11 12 टॉपिक हो गए। इससे पहले भी शायद मैंने नहीं लिखा। चलें आगे हम बढ़ते हैं। आखिरी महीना जो चौथा महीना होगा, उसमें हम बच्चों की नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा में उनको क्या पढ़ाएंगे। उसका मौजू होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर बच्चे को ये बात मफ़हूम या इस ख़याल को पुख्ता कराना उसका कि वो अहम है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको अपने होने का एहसास दिलाना। ज़्यादातर जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसकी वजह ये होती है कि हर फ़र्द का अपनी नज़र में उसका कोई मुकाम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 50% मसाइल नफ्सियाती उनके होने की वजह ये होती है कि उस फ़र्द का अपने बारे में ख़याल, ख़ुद का कोई अच्छा ख़याल नहीं, या उसका ख़ुद का जो इमेज है अपने बारे में वो डिस्टर्ब है। हम क्लास के अंदर जाके बोले ना, ये इस क्लास में ना एक बच्चा चोर है, अब आप यकीन जानिए हर बच्चा सोचेगा मुझे कह रहे हैं शायद सर, मुझे कह रहे हैं शायद, मुझे कह रहे हैं शायद। क्लास में एक बच्चा होगा मुझे नहीं कह रहे, जो बच्चा ये कह रहा होगा ना मुझे नहीं कह रहे, उसका सेल्फ इमेज अपने बारे में स्ट्रॉन्ग है, वो अपने बारे में जानता है मैं तो चोर नहीं हूँ। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने बारे में जानते नहीं है, दूसरा आदमी जो बताता है उसको सोचते हैं शायद ये सही कह रहा हो,
तो अपनी शख्सियत का अखज़ वो करते हैं दूसरों से। जब ये वाली सिचुएशन, ये इस वाली साइकी का फ़र्द माशरे में काम कर रहा हो, उससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बहुत बड़ा कोई काम अंजाम देगा। वो तो हर लम्हा डैमेज होने के लिए तैयार है। वो तो शिकारी बनने के लिए तैयार है, शिकार बनने के लिए तैयार है। किसी के सामने अपने आप को पेश कर देगा कि आओ मुझे डिस्टर्ब करो। सही है। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना, हम अपने बारे में जानते हो, हमें अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो इम्पोर्टेंसी रिश्तों में हो, समाजी लिहाज से हो, माली लिहाज से हो, पर्सनालिटी के लिहाज से हो कि यस वी आर, आई एम इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर इस इम्पोर्टेंस और फिर अपना इमेज, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। दूसरा आदमी बोलता है तू तो बेवकूफ़ है, उसको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो अपनी शख्सियत की बेवकूफ़ी या अक्लमंदी दूसरे आदमी से अखज़ नहीं कर रहा। उसे ख़ुद अपने बारे में पता है कि वो कितना अक्लमंद है। तो वो दूसरे आदमी की बात सुनता है और सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है, इसलिए कि वो खुद अपने बारे में जानता है कि वो कौन है। इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस। इसमें पहले दिन जो हमें पढ़ाना है वो पढ़ाना है सेल्फ कॉन्सेप्ट। बच्चों को ये बताना है कि भाई इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद अपने बारे में क्या राय रखते हो। सही। अगर आप खुद कह रहे हो यार मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, तो ये जो राय होती है ना, ये आपको आमादा करती है कि आप मैथ में प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, मैथ का काम ज़्यादा करते हैं, मैथ में तवज्जो ज़्यादा देते हैं। दूसरा आदमी अगर कहता है ना तुम तो मैथ में कर ही नहीं सकते कुछ, मैंने देखा है ऐसे लोग जो दूसरों की बात को यकीन करते हैं फिर वो मैथ में कुछ नहीं करते। उनसे कहा जाए क्यों नहीं, वो सर ने बोला था मैं मैथ मेरा ही नहीं अच्छा, हो ही नहीं सकता मेरा अच्छा, तो इस टाइम लगा लिया, नहीं हो सकता। लेकिन जो सेल्फ इमेज के ज़रिए किसी खामी तक पहुंचते हैं, वो चुपके चुपके उस खामी को फिल करने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई ये मुझे पता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ, हल करूँ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बच्चों से बात करनी। नंबर 2, सेल्फ इस्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अपने बारे में आप जान गए, और सेल्फ इस्टीम का मतलब क्या होता है कि खुद को जो है ना आप डाउन होने नहीं देते। यानी आपकी अपनी नज़र में अहमियत अगर कोई कम करने की कोशिश करे, कोई तो खैर दूर की बात है, आप खुद कम नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा मसला दूसरे नहीं होते हैं, पहला मसला हम खुद होते हैं। हम अपनी सेल्फ इस्टीम को डाउन कर ले, हम तो कुछ नहीं है। सही। हम तो अपने आप को ज़ीरो पे ले आते हैं। ये जितने लोग खुदकुशी करते हैं, आपका क्या ख्याल है, उनका कोई सेल्फ इस्टीम होता होगा? नहीं होता। ये जितने लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, बंद कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी ज़ात को, उनका सेल्फ इस्टीम होता है? नहीं होता। ये सारे मसाइल सेल्फ इस्टीम के लो होने की वजह से। नफ्सियात के जितने प्रॉब्लम्स हैं साइको, ठीक है, जिसमें रोना है, OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम है इसका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी एक ही चीज़ बार बार सोचे जा रहे हैं आप और बार बार किए जा रहे हैं आप। तो सेल्फ इस्टीम का जब बिल्कुल सेल्फ इस्टीम नीचे चली जाती है ना, तो फिर इस तरह की बीमारियां शुरू होती हैं। तो मेरी बात, आपको नींद नहीं आती आपको रात को, माजी की अच्छी बातें, अच्छी जो खुशियों वाली बातें वो भी सोचते रहते हैं, या माजी की जो परेशान कुन बातें वो भी सोचते रहते हैं। इन सब की शुरुआत सेल्फ इस्टीम के डाउन होने से होती है। अगर सेल्फ इस्टीम स्ट्रॉन्ग हो, आदमी को अपनी वक़्त का अंदाज़ा हो, सही है, और वो कहता हो कि यस ये मैं हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से जो है वो अपने आप को नीचे नहीं लेके जाना है,
और मैं अपनी ज़ात को नीचे ले जाने के लिए कभी भी खुद भी तैयार नहीं और किसी को इजाज़त नहीं दे सकता। तो फिर यहाँ से आदमी साइकोलॉजिकली बिल्ड होता है ऊपर की तरफ, वो कारनामे अंजाम देता है, ठीक है, वो लीडर बनता है, वो मसाइल हल करने के लिए ख़ुद को पेश करता है, सही है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बात करेगा। जिसकी सेल्फ इस्टीम ही डाउन है वो कॉन्फ्लिक्ट क्या रिजॉल्व करेगा? वो तो बोलेगा ये सारे मसले की जड़ मैं ही हूँ, यहाँ खड़ा हो, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए, सही। इस तरह की सिचुएशन जब ही होती है जब सेल्फ इस्टीम इंतहाई डाउन होता है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं सेल्फ इस्टीम के ऊपर। आपकी जो शख्सियत है उसका एक वज़न होना चाहिए आपकी नज़र में, और उसको नीचे आप नहीं गिराओगे, दूसरा तो गिराने की कोशिश करता है, आप नहीं गिराओ। हर आदमी, हर सोशल सिस्टम के अंदर रहने वाली चीज़ें, वाक़यात, हालात आपकी सेल्फ इस्टीम को डाउन करते हैं। क्या आप इजाज़त देते हो कि डाउन हो वो? ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इजाज़त देते हो तो आप बीमारी का शिकार हो जाते हो, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर आप इजाज़त नहीं देते, एक लिमिट होती है, आप बोलो ये लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं क्रॉस करने नहीं दूँ। तीसरा मौजू जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसमें है गोल सेटिंग। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो रही है, वो गिरावट का शिकार है, तो आप पहले पता चलाते हो कि वो कौन से मुकाम हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी शख्सियत गिर रही है। उन मुकाम का आप निशानदेही करने के बाद गोल सेट करते हो कि मुझे इस पर काम करके इसको इम्प्रूव करना है, सही। मिसाल के तौर पर बच्चे को ये फील हो रहा है कि क्लास में उसकी बेइज्जती इसलिए होती है कि उसका मैथ का सवाल नहीं आता, तो उसे ये पता चल गया कि यार मेरी जो सेल्फ इस्टीम है वो डाउन जा रही है, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ क्या है कि मैथ मुझे अच्छा नहीं आता। तो वो गोल बनाएगा अपना कि भाई मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर मैथ इम्प्रूव करूँगा, रोज़ाना आधा घंटा मैं मैथ को दूँगा। गोल बना, इसको हम कहते हैं गोल सेटिंग। यानी जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर खामी क्या है, नंबर 1, या आपको ये पता चल जाता है किन चीज़ों को इख्तियार करके आप अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं या खुसूसियात हैं उनमें इजाफा कर सकते हैं। तो फिर अगला मरहला आता है कि अब आप क्या करें ऐसा, उसमें आता है गोल सेटिंग। हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप जो कुछ अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं उसको कैसे पैदा करें। मैं कुरान हिफ्ज़ करना चाहता हूँ, कैसे हिफ्ज़ करूँ? इतना बड़ा काम है, लेकिन इतने बड़े काम को जब आप छोटे छोटे पीसेस में, एक आयत रोज़ याद करूँगा, इसमें तोड़ते हैं आप, तो फिर ये काम करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। गोल सेटिंग क्या होती है? उसमें स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है कि टाइम का फैक्टर होना चाहिए, पहले से डिज़ाइन होना चाहिए, तहरीरी होना चाहिए, गोल राइटिंग में लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो उसको जो है वो उसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपके सामने होने चाहिए। एक पूरा एक मेथड है। जब हम ये वाली क्लास लेंगे बच्चों की, तो छोटी क्लासेस से लेके बड़ी क्लासेस तक डिफरेंट अंदाज से उन्हें सिखाएंगे कि आप ज़िंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं या जो खामियां आपके अंदर है उनको दूर करने के लिए जो काम करना चाहते हैं उसको प्लान कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, उस पर दर्जा बदर्जा कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और चौथी बात जो होगी वो, क्योंकि ये मौजू बहुत बड़ा है इसलिए इस मौजू को हमने 2 दिनों में हैंडल करना है। तो दूसरा दिन भी किस में चलेगा? गोल सेटिंग में चलेगा। ठीक है, तो ये थे जनाब आपके 5 मौज़ूआत जो आपको हैंडल करने में चार मौज़ूआत, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट एक दिन, सेल्फ इस्टीम, और ये 2 दिन गोल सेटिंग। देखो ना, बच्चे को हमने ये बताया ही नहीं कि उसे अपनी पर्सनैलिटी को कैसे जज करना, हमने उसे बताया ही नहीं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं जब बड़ा हुआ
ठीक है, बचपन तो गुजर गया, इंटर भी गुजर गया, ठीक है। और एक बहुत बड़ी उम्र में इंटर करने के बाद लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान मेरे नज़र से एक शेर गुजरा, अपने आप में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐसे इकबाल ने ऐसे लिखा है जैसे अल्लाह कह रहे हैं इंसानों को, अपने आप में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब वो ये शेर, ये बात, अपना तो बन, अपने आप में डूब के सुराग़े ज़िंदगी पाजा, ये मौजू कब बना हमारी ज़िंदगी में? जब हम इंटर करके फारिग हुए। ये मौजू किसी 8वीं क्लास के बच्चे की ज़िंदगी में ये मौजू बन जाए ना, 6ठी क्लास 10वीं क्लास के स्टूडेंट की ज़िंदगी में ये बात खड़ी हो जाए कि वो अपने आप में डूबे, वो घुसे अपने अंदर, वो सेल्फ को कंसीडर करे, ठीक है। मतलब पूरा फ़लसफ़ा खुद ही जो है इकबाल का, वो मतलब हर आदमी को ये बताता है कि भाई कोई तुम मामूली आदमी नहीं हो, तुम खुदा के नाइब हो, तुम खुदा के खलीफा हो। इस दुनिया में खुदा की जो नयाबत है वो तुम्हारे पास है, ठीक है। तख्लीक़ की जो सलाहियत है वो तुम्हारे पास है। तो जब आदमी को ये एहसास होता है कि ये कायनात मेरे लिए बनी है, ये हर चीज़ मेरे ताबे है और मैं हर चीज़ पर हावी हूँ, सही है, ये वाली सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो फिर उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। वो अपने आप को ढूंढता है, वो अपने होने को वजह तलाश करता है, मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, सही है। ये सब चीज़ें पर्सनल लाइफ के अंदर इंजेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो एक आम आदमी में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, वो ज़िंदगी गुजारे चला जा रहा है, गुजारे चला जा रहा है, गुजारे चला जा रहा है। कोई उसका आउटपुट, रद्दअमल, गोल, उसको करना क्या है, वो जाना कहाँ चाहता है, उसके मकासद क्या हैं, वो अपनी कमज़ोरियों को कैसे दूर करे, खूबियाँ अपने अंदर कैसे पैदा करे, ये सब बातें गायब हो गई, मौका ही नहीं मिल रहा। वो आ गया सिर्फ इस्लामियात पढ़ने, सोशल स्टडीज़ पढ़ने और आर्ट पढ़ने, और इसमें पढ़ा रहा है और काम कर रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन उसे बैठकर कभी ये मौका नहीं मिल रहा कि वो कौन है, वो इस दुनिया में क्यों आया है, उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं, क्या उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो हालात से निपटने के लिए काफ़ी हैं, अगर काफ़ी नहीं है तो और क्या चीज़ें हैं जो उसे पैदा करनी है अपने अंदर। ये सब का मौका हम बच्चों को इस 1 महीने में उनको हिट करेंगे। तो इस 1 महीने में 4 क्लासेस में बैठकर वो तन्हाई में सोचें अपने बारे में कि वो कौन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करें अपना कि ये मैं हूँ। किसी दूसरे से अखज़ नहीं करें अपना कॉन्सेप्ट, वालिद से, वालदा से, घर वालों से, माशरे से, बल्कि वो ख़ुद से तय करें कि वो कौन। इवन ये 5वीं जमात का बच्चा भी अपने आप को दूसरों से मुनफरिद देखने की एबिलिटी उसमें हो, मुनफरिद। तो देखे यार 2 कान तो इसके भी हैं, 2 कान मेरे भी हैं, 1 हाथ इसका भी है, 1 हाथ मेरा भी है, लेकिन इसकी सोच में और मेरी सोच में फ़र्क है, इसके ज़िंदगी के मकासद में और मेरी ज़िंदगी के मकासद में फ़र्क है, इसकी जो दुनिया है सर्किल और मेरी दुनिया में ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन ये चीज़ें फ़र्क रखती हैं। ये अगर 5वीं 6ठी जमात के बच्चे को आप सिखा दें ना ये बात, तो वो उस उम्र से शुरू हो जाता है अपनी सेल्फ को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम बात करेंगे किस पर, ज़हनी नशोनुमा। इसके 32 टॉपिक हैं, 32 में से मैंने 16 आज डिस्कस कर लिए, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में।